नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। देखो, आपने कभी सोचा गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाता है कि किसी ने क्राइम किया है? तो कोई ना कोई तो है ना, गुप्तचर है जो गवर्नमेंट के पास ये खबरें पहुंचाता है। देखो, गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज इन सबको बोला हुआ है कि एक ना पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि इतने से ज़्यादा अगर कोई पैसे जमा करवाता है या इतनी ट्रांजेक्शन्स कोई करता है तो ना आप हमारे को खबर कर देना। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड हो सकती है, अमाउंट बेस्ड हो सकते हैं। तो ये देखिएगा क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटीज मतलब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज टू मेंटेन रिकॉर्ड। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी shall maintain a record of all transaction including information relating to transaction covered under clause B. Such vendor may be unable to reconstruct individual transaction. हर बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडिएट को क्लाइंट का डाटा मेंटेन करके रखना है और फर्निश करना है डायरेक्टर को विद इन सच टाइम एज ए भी प्रिस्क्राइब। जैसे जैसे टाइम प्रिस्क्राइब होएगा, उनको गवर्नमेंट ने बोल रखा होगा, गाइडलाइंस दे रखी होगी कि आपको हमारे को इतने टाइम के अंदर क्लाइंट की ये इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करनी है। Maintain record of documents, evidence, identity of its client, beneficial owner as well as account file, business correspondence related to its clients. ट्रांजेक्शन आपको मेंटेन करके रखनी है, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन फर्निश करेगा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट, और आइडेंटिटी भी आपको मेंटेन करके रखनी है। अब आगे बताएगा कितने साल तक मेंटेन करके रखनी है। अब आगे क्या दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं। तो अभी हम रूल्स को एक बार स्किप कर रहे हैं, एक बार फ्लो में चलते हैं, आप आगे टॉपिक को पूरा करते हैं। Confidentiality. Every information maintained, furnished or verified, save as otherwise provided under any law for time being for shall be kept confidential. आपको ये खबर किसी और को नहीं बतानी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपके पास जो भी डाटा है उसको आपको अपने पास ही रखना है, किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना। उसके बाद कहता है रिटेंशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। द रिकॉर्ड रेफर इन सबसेक्शन 1A शैल बी मेंटेन्ड फॉर ए पीरियड 5 ईयर। अब इसने कहा है कि रिकॉर्ड आपको जो 1A के अंदर है, हमने जो 5 पॉइंट देखे ना, जिसमें 2 पॉइंट तो मिसिंग है, ओमिटेड है। फर्स्ट ए पॉइंट क्या था, रखना है जो क्लोज 1A पढ़ा था अभी आपने 1A पॉइंट के अंदर, वो आपको 5 साल तक डाटा मेंटेन करके रखना है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड रिलेटिंग टू आइडेंटिटी, और पांचों पॉइंट जो था हमारा 1E, उसके अंदर क्या था, आइडेंटिटी भी मेंटेन करके रखनी है। तो आइडेंटिटी आपको कितने टाइम तक मेंटेन करके रखनी है। अब मान लो किसी बंदे का बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस क्लोज कर दिया, लेकिन उसका ना अकाउंट क्लोज नहीं होता, बैंक के अंदर अकाउंट चलता रहता है। वो जब क्लोज होगा तो या तो उसका बिजनेस क्लोज हो गया, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होनी बंद होगी उस बंदे की, क्योंकि मान लो उसकी डेथ होगी। तो बिजनेस रिलेशनशिप और अकाउंट क्लोज विच एवर इज़ लेटर, इन दोनों में से जो चीज़ बाद में होएगी वहाँ से 5 साल तक आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ट्रांजेक्शन 1A के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपको 5 साल तक मेंटेन करके रखनी है। और ये कहाँ से, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से। और जो आइडेंटिटी आपको रिकॉर्ड करके रखनी है वो कहाँ से रखनी है, बिजनेस रिलेशंस और अकाउंट क्लोज विच एवर इज लेटर से। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामेशन दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जाम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी क्लास और रिपोर्टिंग एंटिटी फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर कॉल कर सकता है रिकॉर्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी से। जब डायरेक्टर को लगता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपसे मंगवा सकता है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसको लगे नेसेसरी। रिपोर्टिंग एंटिटी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश टू, हर रिपोर्टिंग एंटिटी, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश करेगी डायरेक्टर को जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए विद इन सच टाइम। जो उन्होंने मेरे को बोला था कि मान लो 15 दिन के अंदर बोला था, 15 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, 30 बोला तो 30 में प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्टर टू कीप द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, डायरेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, किसी और मिसयूज़ नहीं करना, किसी और को नहीं देनी। ऐसे नहीं डायरेक्टर को कोई पर्सनल, मान लो डायरेक्टर को किसी ने बोला था कि मैं तेरे को ना 1 करोड़ रुपये दे दूंगा, तो ना उसका मेरे को डाटा मंगवा दे, तो ऐसे नहीं करना। आप वो डाटा मंगवा के आप किसी और को दे दो पैसे से खरीद के, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्टर, सेव एज प्रोवाइडेड otherwise under any law for time being enforced, every information sought by the director shall be kept confidential. Director may call record under section 11A 12AA additional information to furnish information within prescribed time, maintain confidentiality मेंटेन करके रखनी है। अब कहता है इनहेंस ड्यू डिलिजेंस। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है, अब इसमें 3 पॉइंट है। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड क्लाइंट, वेरीफाई आइडेंटिटी द क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करें बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है यूज़। अंडरटेकिंग सच स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बाय ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार ऑथेंटिकेशन करो सच मैनर, जो भी हमने आपको बताया था। प्रोवाइडेड दैट वेयर वेरिफिकेशन रिक्वायर ऑथेंटिकेशन ऑफ पर्सन हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर अंडर द प्रोविजन ऑफ साइड एक्ट, वेरिफिकेशन करो क्लाइंट की, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन शैल बी कैरिड आउट बाय सच अदर प्रोसेस और मोड, कोई और प्रोसेस से करो लेकिन आइडेंटिटी जरूर उसकी चेक करो। अब ऐसा ही होता है ना, अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा तो आप उसके पास क्लाइंट विजिट कर लो, वहाँ जाके चेक करो, किसी और तरीके से देख लो, लेकिन आइडेंटिटी उसकी वेरीफाई जरूर करो।
टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी ओनरशिप चेक करो। टेक एडिशनल स्टेप उठाओ, एग्जामिन करो ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कैसी है, इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ फंड, वो पैसा उसका कहाँ से आया ये पता करने की कोशिश करो। टेक एडिशनल स्टेप एस में भी प्रिस्क्राइब टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग, ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा है इसके पीछे इसका पर्पस क्या है। तो जो बैंक है ना, बैंक को क्लाइंट के बारे में 3 बातें ध्यान रखना है। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस, आइडेंटिटी चेक कर क्लाइंट की। एडिशनल स्टेप उठा, एग्जामिन द ओनरशिप, तो ये देख ये पैसा इसी का है या नहीं है, ये पैसा इसके पास कहाँ से आया। एक एडिशनल स्टेप उठाओ, ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा है इसके पीछे इसका पर्पस क्या था। ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड इफ क्लाइंट टू डू नॉट डू फर्निश आइडेंटिटी वेयर द क्लाइंट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन, अगर क्लाइंट ये तीनों डाटा नहीं दे पाता आपके ऊपर तो आप उसके साथ ये ट्रांजेक्शन करोगे ही नहीं। तो रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट। अब आपको मॉनिटरिंग करनी है। वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय क्लाइंट इज कंसीडर्ड सस्पिशियस और लाइकली टू इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर आपको लगता है ना, आपको शक हो रहा है और लग रहा है ऐसा कि ये जो क्राइम करके प्रोसीड्स आई हैं, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कर देगी, फ्यूचर मॉनिटरिंग बढ़ा देगी उसके साथ। अगर कभी भी उसके साथ आगे फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन करोगे तो इधर ध्यान ज़्यादा दिया करोगे आप, उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस लगाओगे ना। इंक्लूडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन इन सच मैनर में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हाइल अप्लाइंग द इनहेंस ड्यू डिलिजेंस मेजर शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 साल तक आपको उसका डाटा मेंटेन करके रखना है। उसका स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन मतलब दिया हुआ है। अब इसने स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन वर्ड यूज़ किया था ना, विड्रॉवल, डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन इन हाई वैल्यू इंपोर्टेंट रेमिटेंस, एनी अदर ट्रांजेक्शन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट और रेवेन्यू वेयर देयर इज ए हाई रिस्क मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी प्रिस्क्राइब। तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन का मीनिंग दिया हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ इंपोर्ट और रेमिटेंस है, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट यहाँ से अपने से क्वेश्चन पूछ चुका है। पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, डायरेक्टर के पास पावर होती है फाइन लगाने की। ऑर्डर टू मेक एन इंक्वायरी, अब देखो डायरेक्टर के पास पावर है आइदर ऑफ इज ओन मोशन, या तो खुद की मर्जी से या किसी ने मेरे को एप्लीकेशन दी है। ऑफिसर पर्सन मेक सच इंक्वायरी करना चाहता है तो वो कर सकता है। ही थिंक्स फिट टू बी नेसेसरी विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी की कर रहा है ये। डायरेक्टर में इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी टू बी मेड इफ नेसेसरी विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी ऑन इज ओन मोशन, या फिर मुझे एप्लीकेशन आई थी किसी अथॉरिटी से, ऑफिसर से, पर्सन से, इसकी इंक्वायरी करनी है, मैं कर दूंगा। डायरेक्ट टू ऑडिट द रिकॉर्ड्स, अब किसी भी स्टेज पे जब उसकी इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पे या प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे, डायरेक्टर हैविंग रिगार्ड टू नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, अगर ये केस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो मुझे अगर लगता है ऐसा करना जरूरी है तो मैं उसको बोलूँगा भाई तू ना इसको ऑडिट करवा। इस पैनल से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा, ये वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से तू ऑडिट करवा। ये स्पेसिफिक पैनल बनाया होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं ना, वो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इसके अंदर, जिनको पीएमएल की पूरी नॉलेज होती है। तो मैं कहूँगा उनमें से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से तू अपनी ऑडिट करवा। अब ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है तो खर्चा कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि ये सारा पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जाना किसके पास है, गवर्नमेंट के पास जाना है, तो पैसे भी गवर्नमेंट ही लगाएगी। अब इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंस विद द ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अब आपने ऑब्लिगेशन नहीं मानी, आपको डायरेक्टर ने बोला था ना ऑडिट करवा, अब तुम कहते मैं तो नहीं कराता। इफ द डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी फाइंड्स ए रिपोर्टिंग एंटिटी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अदर एक्शन मे बी टेकन अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ही में क्या कर सकता है वो, इशू करेगा वार्निंग, पहले आपको वार्निंग देगा राइटिंग के अंदर, पहले तो वार्निंग देगा, या फिर आपको डायरेक्ट कर सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तू कंप्लाई कर भाई, मैंने देखो डायरेक्शन दी थी, इंस्ट्रक्शन दी थी, वो तू मान नहीं रहे, उसको मानो। डायरेक्ट कर सकता है सच रिपोर्टिंग एंटिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर को सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर इट थिंक फिट, कि आप मुझे रिपोर्ट सेंड करो 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, इस टाइप से। या बाय एन ऑर्डर एक मॉनिटरी पेनल्टी लगा सकता है आपके ऊपर, और वो पेनल्टी कितनी हो सकती है, नॉट लेस दैन 10,000 रुपीज़, 10,000 से कम नहीं होती है और 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती। ये ईच फेलियर है, यहाँ पर अंडरलाइन करके रखें ईच फेलियर को, जितने फेलियर्स करेगा ना, हर फेलियर की, ईच ट्रांजेक्शन्स की 10,000 से लेके 1 लाख की पेनल्टी है। ठीक है, तो इसका या तो पॉइंट से पढ़ लो या फिर ये 4 पॉइंट दोबारा देख लो, यहाँ से देख सकते हो। वार्निंग दे सकता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन, या रिपोर्ट मांग सकता है, या पेनल्टी लगा सकता है। तो यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, नॉन कंप्लाइंस पे डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या क्या ऑर्डर दे सकता है। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बी फॉरवर्ड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, अब डायरेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर देगा एवरी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरीज हु इज ए पार्टी टू प्रोसीडिंग। ठीक है, और अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी इज डायरेक्टर एम्प्लॉइंग सर्टेन केसेस, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13
रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर एम्प्लॉय शैल नॉट बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर दिस सेक्शन 12। प्रोसीजर और मैनर क्या रहेंगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर मैनर मेंटेनिंग फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर सेक्शन 11, 12, 12 AA पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकता है आरबीआई से क्या मैनर रहेगा मेंटेनिंग और फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन का। अब आता है समन सर्च एंड सीजर। पावर ऑफ सर्वे, पावर ऑफ सर्वे टू मेक सर्वे, ये सर्वे करवा सकते हैं। नोट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो इस पूरे एक्ट में और कोई प्रोविजन कुछ मर्जी बोलता हो, वेयर एन अथॉरिटी, अथॉरिटी को लगता है क्योंकि मेरे पास मटेरियल इन पोजेशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन इज रीजन टू बिलीव, राइटिंग एंड रिकॉर्ड करके ना, ही में एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ एरिया, जो उसके एरिया में आती है वो वहाँ पर जा सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज अथोराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अदर अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया विद इन सच प्लेस इज सिचुएटेड at which any act constituting the commission of such offence is carried on may require any proprietor, employee या other person who may at any time place be attending in any manner helping in such act। तो आप के पास ये पावर होती है, अथॉरिटी के पास ये पूरी पावर होती है, और की पूरी कुछ मर्जी करे, मेरे पास रीज़न टू बिलीव है, राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करूँगा कि इस बंदे ने सेक्शन 3 के अंदर ऑफेंस की है, तो मैं सर्वे करवा सकता हूँ जो मेरे एरिया में आता है। तो बाकी वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो मेरी मदद करेंगे इस सर्वे को करवाने में, हेल्पिंग करेंगे, हेल्पिंग इन सच एक्ट्स अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड एज मे रिक्वायर। जो मुझे चाहिए होगा वो डाटा मुझे वो ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे। अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक वेरीफाई द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच में बी फाउंड। फर्निश करेंगे इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए होगा, वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे वो सारे मेरे को क्या करेंगे, ये डाटा प्रोवाइड करेंगे, चेकिंग करने में मेरी हेल्प करेंगे। ये आप इनकम टैक्स में भी पढ़ते आए हैं। कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड रीजन टू सर्वे फॉरवर्ड टू ए। अब ये जो क्या होगा, ये जो रीज़न है मेरे पास मैंने रिकॉर्ड करा था सर्वे का, वो मैं उसकी एक कॉपी एओ को फॉरवर्ड कर दूंगा। अथॉरिटी शैल आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस, वहाँ पे एंटर करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे, सर्वे पूरा हो गया, अब उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ रीजन और रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद मटेरियल इन पोजेशन, जिसके बेस में मैंने सर्वे करा है, ए यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दूंगा सील्ड इन्वॉल्व के अंदर, ये ऑर्डर पूरा दे दूंगा। उसके बाद कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन बाय कंसर्न अथॉरिटी, द अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन में प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब अथॉरिटी क्या करेगी, उस रिकॉर्ड के ऊपर टिक मार्क लगा सकती है, यानी कि प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कोर्स भी मेड एक्सट्रैक्ट और कॉपी। अब उसमें मान लो वो 50 पेज की कॉपी है, तो उसमें से 20 पेज मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो पूरी नहीं होती, यानी कि लेस देन 100%। कई बार आपने देखा होगा बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, उसका मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस शीट ना पूरी नहीं है, मेरे पास जितना डाटा था ना मैंने उतना बैलेंस शीट में डाल दिया। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी नहीं चाहिए मुझे, बस ये 5 पेज चाहिए तो 5 पेज ले लो आप। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी प्रॉपर्टी चेक वेरीफाइड बाय हिम, इन्वेंट्री बना देगा उसकी, रिकॉर्ड कर देगा स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन द प्लेस विच में बी यूजफुल और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। अब सर्च एंड सीजर सेक्शन 17, पावर टू डायरेक्टर अदर ऑफिसर फॉर सर्च एंड सीजर वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर authorized by him for the purpose of this section on the basis of information possession has reason to believe, रिकॉर्ड करके राइटिंग के अंदर, हैज़ कमिटेड एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मनी लॉन्ड्रिंग, या उसके बाद पोजेशन है कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या उसके बाद पोजेशन है कोई रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, या उसके बाद पोजेशन है एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, उसके अंदर था ना ये वर्ड से कंसीलमेंट, अगर आपने खुद चोरी करी या आपके पास पोजेशन भी है। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग जो करी है ना वो करी मिस्टर ए ने, लेकिन उसके जो सारे कागज़ हैं ना, रिकॉर्ड्स हैं, वो मिस्टर बी के घर पे पड़े हैं, तो मिस्टर बी को और पकड़ लो आप इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पोजेशन भी है ना अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई रिकॉर्ड्स या फिर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मान लो मिस्टर ए ने ना 5 करोड़ रुपये की क्राइम कमा के ना आपके घर पैसे रख दिए 2 करोड़ रुपये, आप भी फंस जाओगे। Then subject to rules made in the behalf, he may authorize any officer subordinate to him to enter any search any building, place, vessel, vehicle, aircraft, very reason to believe suspect such record proceeds of crime are kept। अगर आपको लगते हैं ना कि ये वाले रिकॉर्ड्स वहाँ पड़े हैं, किसी भी बिल्डिंग में, प्लेस, वैसल, व्हीकल, कहीं पे भी पहुँच सकते हो आप वहाँ जाके ताले तोड़ सकते हो, लॉकर तोड़ सकते हो, अलमीरे के ये ताले तुले तोड़ सकते हो, आपका पूरी वो है पावर है। सीज कर सकते हो किसी भी रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी को, फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ सच सर्च, प्लेस मार्क कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, एग्जामिन ऑन द ओथ एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजेशन कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट। कई बार क्या होता है सीजर आपको लगता है कि मैं ना इसको सीज नहीं कर सकता, प्रैक्टिकेबल नहीं है वो ना, कई बार मान लो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है या कोई नेचर ही ऐसा है जो आपने चीज़ पकड़ी आप उसको सीज ही नहीं कर सकते, ठीक है।
तो वेर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी, ऑफिसर अथॉराइज अंडर दिस सेक्शन में एक ऑर्डर दे देगा फ्री सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड विद एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर। तो वहाँ पे ना आप क्या करते हो, कपड़े कुपड़े लगा के ना उसको रस्सियाँ लगा के रख जाओगे। अब हमारी परमिशन के बगैर आपको ये बेचना नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। A copy of such order shall be served on the person concerned provided if at any time before its confiscation 58B it become practicable to seize a frozen property, officer authorized under subsection 1 may seize such property. Forward of recorded reason to AA. The authority who has been authorized under this section shall immediately after search seizure issue कर देगा freezing order, इसको freeze कर दो, forward a copy of reason to recorded along with material in possession to the adjudicating authority, sealed envelope के अंदर आप उसको देते रहना बस। Authorization for search and seizure of evidence, where the authority upon information obtained during survey under section 16 is satisfied that any evidence shall be or likely to be concealed or tampered with, तो रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग के अंदर एंटर सर्च द बिल्डिंग प्लेस वेयर द एविडेंस इज लोकेटेड, सीज कर देगा उस एविडेंसेस को, प्रोवाइडेड दैट नो ऑथराइजेशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्च अंडर दिस सब सेक्शन। आपको कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है इस सर्च के लिए। अगर आपको लगता है ना, देखो क्या कह रहा था, अथोराइजेशन फॉर सर्च एंड सीजर वेयर द अथॉरिटी अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग सर्वे, सर्वे कर रहा था, अब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको लगता है यार ये बंदा ना छुपा रहा है कुछ और ये छुपा देगा, टेम्पर कर देगा, इधर उधर कर देगा, तो रीज़न रिकॉर्ड करके आप उसको क्या करो, एंटर एंड सर्च द बिल्डिंग एंड प्लेस वेयर द एविडेंस इज लोकेटेड। फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी और फ्रीजिंग एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी शैल विदिन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द सीजर फ्रीजिंग फाइल करेगी एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 30 दिन का टाइम होता है, बस 30 दिन को हाईलाइट करके रख लो। तो अगर आप इसको रिटेन करके रखना चाहते हो तो आप 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि हम इस बुक्स और अकाउंट्स को रखना चाहते हैं अभी। और तो अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सीजिंग फ्रीजिंग एप्लीकेशन डाल दोगे रिटेंशन की रिक्वेस्ट करोगे रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स। चलो सर्च ऑफ पर्सन सेक्शन 18, इफ एन अथॉरिटी अथोराइज इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर देके अगर उसको रीजन टू बिलीव जहाँ भी आ जाए रिकॉर्ड करना आपको राइटिंग के अंदर, दैट एनी पर्सन हैज सीक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन या एनीथिंग अंडर हिज पोजेशन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड द रिकॉर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच में बी यूजफुल फॉर रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो ही में सर्च दैट पर्सन सीज रिकॉर्ड प्रॉपर्टी विच में बी यूजफुल। तो फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सर्च एंड सीजर टू ए, फिर से वही बात, ए को प्रोवाइड कर देंगे ये चीज़। प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद इन 24 hours, वेर अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर टेक सच पर्सन विद इन 24 hours टू नियरेस्ट गैजेट ऑफिसर सुपीरियर टू रैंक टू हिम और ए मैजिस्ट्रेट। ये वाली बात भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोवाइड करना होता है, उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है। हाउएवर द पीरियड ऑफ जो 24 घंटे हैं शैल एक्सक्लूड करेगा टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, जो बीच की जर्नी होती है ना उसको हम हटा देते होते हैं। अब मान लो जाने का रास्ता ही 15 घंटे का 17 घंटे का है, तो फिर 24 घंटे में कैसे पहुँच जाएंगे उसके बाद, या ज़्यादा टाइम का है, तो वो जर्नी वाला जो टाइम होता है वो हम हटा देते हैं। हमारे पास इफेक्टिव टाइम 24 घंटे होने चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर हम मैजिस्ट्रेट के पास वो उसको प्रेजेंट कर देंगे। पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ पर्सन, इफ द रिक्वेजिशंस अंडर सबसेक्शन 3 मेड अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 hours प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर द गैजेट ऑफिसर। गैजेट ऑफिसर से पहले वाले जो 24 घंटे हैं ना, इससे ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते। हाउएवर पीरियड ऑफ 24 घंटे शैल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, जर्नी वाला टाइम हटा देंगे उसके अंदर से। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल ग्राउंड, अब आपको मतलब आपने जिस बंदे को पकड़ा था 24 घंटे के अंदर आप ले भी गए, गैजेट ऑफिसर मैजिस्ट्रेट बिफोर होम एनी सच पर्सन इज ब्रॉड शैल इफ़ ही सीज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सर्च। अब उसको लगता है यार ये कोई रीजनेबल ग्राउंड मिल ही नहीं रहा, मैं सर्च कहाँ करूँ इसका, कोई मेरे पास ऐसा एविडेंस आ ही नहीं रहा जिसके बेस पे मैं इसको आगे प्रोसीडिंग करूँ इसके ऊपर, तो हम क्या कर देंगे, बट अदरवाइज शैल डायरेक्ट सर्च भी डिस्चार्ज कर दूंगा, मैं उसको डिस्चार्ज कर दूंगा उस पर्सन को। विटनेस टू अटेंड द सर्च बिफोर मेकिंग सर्च, अथॉरिटी कैन कॉल अपॉन 2 or more पर्सन टू अटेंड विटनेस ए सर्च। जब भी सर्च होती है ना तो हम 2 बंदे ना हम विटनेस के वहाँ पे खड़े कर देते हैं, अभी तुम्हारे सामने हम ये सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ना वो झूठे नाम लगा देते हैं, ये जिसके आप सर्च करते हैं ना वो अपने ऊपर झूठे नाम लगा सकता है। तो आप क्या करो, 2 विटनेस वहाँ पे खड़े कर लो, गवाही देने वाले हों कम से कम। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी सीज्ड इन दिस कोर्स ऑफ सर्च ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ द विटनेस एज ऑन द लिस्ट, लिस्ट के ऊपर विटनेस के साइन करवा लेना। सर्चिंग ऑफ फीमेल, अगर आप फीमेल की सर्चिंग कर रहे हो तो नो फीमेल शैल बी सर्च बाय एनीवन एक्सेप्ट ए फीमेल, फीमेल के ऊपर जो आपको सर्च करनी है तो आपकी टीम में से फीमेल होनी जरूरी है, मैन उसकी सर्च नहीं कर सकता।
ये एक किस्म की प्रोटेक्शन ही लगाओ यार, लड़कियां नाम लगा देती हैं इस केस में, फिर जो लेडीज़ होती हैं वो जेंट्स के ऊपर नाम लगा देती हैं गलत तरीके से, गलत तरीके से, फिर बस बंदा बचता नहीं, फिर इसलिए कहते हैं फीमेल ही जाएगी, नाम लगाएगी, चपेट और लगाएंगे दो चार उसके। रीडिंग ऑफ स्टेटमेंट, द अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन सर्च्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सर्च। रीडिंग करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो हो जाएंगे, ये अलग से पढ़े नहीं जाते अकेले से, थोड़ा सा बोरिंग है, कोई बात नहीं, चलने दो। द अथॉरिटी सीजिंग अ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सीजर फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन। यहाँ पे भी 30 दिन का टाइम है, आप रिटेन करना चाहते हो रिकॉर्ड प्रॉपर्टी के हो तो 30 दिन के लिए आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर दोगे, एप्लीकेशन भेज दोगे ए के पास, रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये अकाउंट्स रिटेन करके रखने हैं, रिटेन करने हैं। अब है अरेस्ट की पावर आ गई, अरेस्ट ऑफ पर्सन इफ द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर अथॉराइज्ड इन दिस द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर देके हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल पोजेशन रीजन टू बिलीव है, तो आप क्या कर दोगे, कोई पर्सन गिल्टी है ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, तो आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड ऑन सच अरेस्ट। फिर से वही कॉपी ए को दे दो अरेस्ट करके, ए को तो बात बतानी जरूरी है यार सारी बातें। प्रेजेंटिंग अरेस्टिंग पर्सन बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा ना उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अब अरेस्टेड बंदे को जो है ना वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है और या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर, और जो जर्नी है वो वाला टाइम हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो प्रेजेंटिंग ऑफ अरेस्टिंग पर्सन बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 24 आवर्स, स्पेशल ऑर्डर देके स्पेशल कोर्ट, या तो स्पेशल कोर्ट के पास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए रिटेन करके रखोगे। Wherein property has been seized under section 1718 frozen, officer authorized by director on the basis of material in possession reason to believe that property is required to be retained for the purpose of adjudication under section 8, आप उसको सीज करोगे। If seized be retained or frozen may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized and frozen। 180 दिन का टाइम है आपके पास, सेक्शन 20 के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी आप रिटेन करके रखोगे वो आपके पास 180 डेज का टाइम मिलता है फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग, 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम पीरियड 180 डेज का। फिर से वही बात, कॉपी दे दो ए को। अब ये प्रॉपर्टी अपने को रिटर्न करनी है कब, द प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम होम सच प्रॉपर्टी है सीज, जिसकी प्रॉपर्टी अपन ने सीज करी थी, प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फ्रोजन अनलेस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिट रिटेंशन कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग सच प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सेट पीरियड। उस पीरियड के बाद जैसे वो टाइम आपका पीरियड पूरा हो जाता है 180 दिन का, उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी आप क्या कर दोगे, वापस डिस्चार्ज कर दोगे, लेकिन एक बार परमिशन ले लेना, परमिशन ले लेना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। क्या होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको ये बोल दे कि अभी थोड़ा रुक जा, कंटिन्यू कर फ्रीजिंग को, रिटेन करके रख, अभी अपना काम पेंडिंग है। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी बियॉन्ड द पीरियड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजेशन रिटेंशन कंटिन्यूशन फ्रीजिंग पीरियड प्रॉपर्टी बियॉन्ड द पीरियड शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ प्रॉपर्टी इज प्राइमरी फेशियल इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, आपको पूरा प्रूफ हो गया आपके पास, तो आप उसको जो पीरियड है वो उस पीरियड को बढ़ा सकते हो। रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है रिलीज कर दे ऑल प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब मान लो किसी की आपने 10 प्रॉपर्टी एक बार वो कर ली थी, सीज करके रख दी थी, आपको लगता है 10 में से यार 4 प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं बेचारे की, ये तो एक नंबर की है, सिर्फ 6 का डाटा आपको ऐसा मिला है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप क्या करो 6 को तो पकड़े रखो, 4 को रिलीज़ कर दो। Where withholding of release property, where the order releasing the property has been made by special court under section 8, adjudicating authority under section 58B, the director or any other officer authorized by him may withhold the release of such property for the period within a period 90 days from the date of receipt of such order if he opinion such property is relevant for the appellant proceeding under this act। तो यहाँ पे जो टाइम है withholding का वो 90 डेज का है। Retention of record, time period for retention of record, where the record has been seized under section 1718 frozen, investigation officer या any other officer authorized by director in the behalf of reason to believe such record are required to be retained for inquiry। अब आपको इंक्वायरी करनी है तो आप कंटिन्यू लेके जा सकते हो, पीरियड है आपके पास 180 दिन का। यहाँ पे भी पर्सन में अपटेन कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, अगर पर्सन को लगता है कि मुझे इसके अंदर से कुछ कॉपी चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, अब आपने तो ये सीज़ कर लिया मेरे, तो मैं पीछे से काम कैसे करूँगा, तो 2-4 पेज उसके अंदर जो आपको चाहिए या कॉपी फोटोस्टेट चाहिए वो ले दो। रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जैसे आपका टाइम पूरा हो जाएगा आपको रिटर्न कर दी जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स आपके, क्या इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजेशन अथोराइजिंग द रिटेंशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच बियॉन्ड द पीरियड
शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8। तो आप रख सकते हो, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए आप इस रिकॉर्ड्स को रिलीज़ कर दोगे। विद होल्डिंग की पीरियड यहाँ पे 90 डेज है। Presumption as to record and property in such cases. Property in possession of any person during survey, where any record property are in found in possession control of any person in the course of survey, where any record property is produced by any person has been resumed, seized from the custody control of person, has been frozen under this act. It shall be presumed that such record and property belongs to such person. Content of such records are true. जब आप प्रॉपर्टी पोजेशन करते हो ना सर्वे के टाइम पे, तो ये चीज़ें प्रिज्यूम कर ली जाती हैं कि ये प्रॉपर्टी तेरी है, तेरी ही है। अब वो पता क्या करेगा, जब आप किसी का सर्वे करते हो ना, वो कहेगा यार ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे दोस्त का है। ज्वेलरी पकड़ी आपने, वो कहेगा ये मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की है, मेरी दोस्त की है, मैं तुम्हारी शादी थी, मैं तो लेके आई थी डालने के लिए। गाड़ियाँ दिखाओगे, गाड़ियाँ पड़ी हैं, गाड़ी मेरी नहीं है। हम तो ये मान लेंगे कि जितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रही हैं, वो सारी तेरी हैं। जो भी कंटेंट हैं उस रिकॉर्ड्स के, वो सारे ट्रू हैं। अब वो पता क्या करेगा, वो कहेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, ये रिकॉर्ड लिखे हुए हैं सारे गलत हैं, ये ऐसे लिखे हुए हैं पता। वो कहेगा ये राइटिंग मेरी नहीं है, ये मेरी है ही नहीं कॉपी, आप लेके आए हो, आपने रखी है। ये बचने के चक्कर में पता नहीं कुछ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। भाई रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, कंटेंट जो लिखा हुआ वो ट्रू है, सिग्नेचर एवरी अदर पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड्स पर्पस, हैंड राइटिंग वो तेरी ही है, मान ली जाएगी कि वो तूने लिखा है। Record received from outside India, where any record has been received from any place outside India duly authenticated by such authority, person in such manner may be prescribed. Course of proceeding under this act, the special court, the appellate tribunal adjudicating authority, as case may be, shall presume that signature or every other part of record which purport to be in the handwriting of any particular person, the court may reasonably assume to be signed by handwriting any other particular person handwriting. In case of a record executed attested, it was executed attested by the person by whom it purport is having। भाई तेरी है, तेरी मान ली जाएगी ये बस। Admit the document in the evidence notwithstanding that it is not duly stamped if such document is otherwise admissible in evidence। Presumption in interconnected transaction, where money laundering involves two or more interconnected transaction, or one or more such transaction is proved to be involved in money laundering, so for the purpose of adjudication, confiscation, trial of money laundering event, it shall be unless otherwise proved to be satisfaction to the adjudicating authority। हम ये मान लेंगे कि जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है ना, पार्टली ट्रांजेक्शन है, जो इसकी इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व ही हैं। आपने 2-3 ट्रांजेक्शन करी, एक पकड़ में आ गई ना, तो हम पहले ये प्राइमा फेशी मान लेंगे कि इससे इंटरकनेक्टेड जो भी ट्रांजेक्शन है ना, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व ही हैं, जब तक कि तुम प्रूफ ना कर दो कि वो नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, इफ एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर दिस एक्ट, इन केस ऑफ फॉरेन चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3, अथॉरिटी कोर्ट शैल अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड प्रिज्यूम्ड दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। हम तो ये मान लेंगे भाई। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, अथॉरिटी कोर्ट में प्रिज्यूम, भाई वो तो हम तो मान के ही चल रहे हैं ये प्रोसीड्स मनी के अंदर इन्वॉल्व है तेरी। अगला टॉपिक आता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसके अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल का क्या काम है? एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ द स्मगलर, जो फॉरेन एक्सचेंज की होती है, वही एपेलेट ट्रिब्यूनल मानी जाएगी, पीएमएलए की। अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, दिस सेक्शन डील विद द राइट एंड टाइम फ्रेम टू मेक एन अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब कोई भी डायरेक्टर है या कोई भी पर्सन है एग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से, तो वो अपील लेके जा सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपील बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी भी लेके जा सकती है। बैंक के ऊपर कोई ऑर्डर पास हुआ, लगता है यार बैंक के खिलाफ हुआ, तो बैंक कहता नहीं मैं तो आगे लेके जाऊंगा इसको, ले जा भाई अपील को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील लगा दे, प्रेफर कर दे। एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील लगाने का जो टाइम होता है वो 45 डेज का होता है। डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्टली इज रिसीव्ड, जैसे ही आपके पास वो आया था 45 दिन के अंदर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल को लगा दो। क्या 45 दिन के बाद भी एपेलेट ट्रिब्यूनल देख सकता है? हाँ, सेटिस्फाइड रीजन दे तो सफिशिएंट कोई रीजन होगा तो प्रोवाइडेड दैट द एपेलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंटरटेन कर सकता है, 45 दिन के बाद भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टी टू अपील बीइंग हर्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन पार्टी टू अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑर्डर पास कर देगा जो उसको ठीक लगेगा, उसको कंफर्म करना है, मॉडिफाई करना है, सेट असाइड करना है। कॉपी ऑफ ऑर्डर, एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर इट टू पार्टीज टू अपील, जो भी इसकी पार्टीज हैं उस सबको जाएगा। कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर जो बंदे जिसने करा था रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको ऑर्डर जाएगा, उससे रिलेटेड कोई पार्टी है जिसके अगेंस्ट करा था उसके पास ऑर्डर जाएगा, सबके पास जाएगा।
द अपील फाइल्ड बिफोर द appellate ट्रिब्यूनल शैल बी डील्ड विद बाय इज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल और एडेवर शैल बी मेड बाय इट डिस्पोज ऑफ अपील फाइनली विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। आपका ये काम विद इन 6 month फाइनल कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अपील टू 80 में भी प्रेफर्ड बाय कौन कौन करेगा? डायरेक्टर कर सकता है, कोई भी पर्सन जो एग्रीड होगा। ए ने ऑर्डर दिया था ना, ए ने ऑर्डर दिया था डायरेक्टर को, पर्सनस को। अब आप एग्रीड है, आप कहते हैं ना यार बनी नहीं बात, तो मैं तो हायर अथॉरिटी के बताऊँगा 80 के पास चले जाओ, 45 दिन के अंदर कर देंगे, ठीक है। कंडोनेशन 45 दिन के बाद भी हो सकता है। वो ऑर्डर जो भी पास करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दे के करेगा। एपलेट ट्रिब्यूनल सारी कॉपी किसको दे देगा? पार्टीज को दे देगा, कंसर्न अथॉरिटी को, डायरेक्टर को दे देगा। और डिस्पोजल कितने टाइम के अंदर कर देगा? 6 महीने के अंदर कर देगा। ऊपर से ना पढ़ना, बस आप यहाँ से पढ़ लोगे ना तो भी आपकी सारी बातें आ गई इसके अंदर चार्ट में। MCQs बन सकता है, 6 महीने वाले बात पे बन सकता है, 45 दिन वाले बात पे बन सकता है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो एपलेट ट्रिब्यूनल है ना, वो सिविल कोड के जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, अब वहाँ पे बाउंड नहीं होगा वो। अब सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर मान लो कोई बात लिखा हुआ है, तो भाई मैं उसकी नहीं मानूंगा, मैं बाउंड नहीं हूँ कि मेरे को उसकी माननी पड़ेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है, देखो मैं आज केस सुनूंगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ लिखा है वही प्रोसीजर मेरे को मैं फॉलो करने के लिए बाउंड हूँ, ऐसा नहीं होता। और मेरे पास सिविल कोड की पावर होती है, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोड की पावर होती है। देखो डाइस की पावर होती है, DICE, ये इसके पास नॉर्मल, वही सारी सेम। Execution of order of A. An order made by appellate tribunal under this section shall be executable by appellate tribunal as a decree of court. All the power of civil court. अब इसको लगता है ये ऑर्डर ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। appellate ट्रिब्यूनल में ट्रांसमिट एनी ऑर्डर मेड बाय इट टू सिविल कोर्ट, और लोकल जुरिडिक्शन के अंडर जो सिविल कोर्ट आता है, सिविल कोर्ट शैल एग्जीक्यूट कर लेगा उस ऑर्डर को एज इट वर डिक्री मेड बाय द कोर्ट, जैसे कि कोर्ट ने दिया था इसको। प्रोसीडिंग डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके अंदर जो भी appellate ट्रिब्यूनल जो भी काम करते हैं ना, वो ऐसा मान ली जाता है इंडियन पैनल कोड के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग सेक्शन 193 और 228 की, वही मान ली जाएंगी कि उसी एक्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंगस्ट द बेंचेस वेयर एनी बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड, चेयरपर्सन में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देके बेंच बना सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है प्रोविजंस वगैरह। और ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मैटर विच में भी डील विद बाय द ईच बेंच को कौन कौन से मैटर डील करने हैं। पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफर केसेस, एक बेंच से दूसरे बेंच पे आप ट्रांसफर कर सकते हो केसेस को। डिसीजन बाय द मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। वेयर द मेंबर ऑफ द बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर डिफर इन द ओपिनियंस दे शैल टेक। अब मान लो कई बार क्या होता है, मान लो एक बेंच पे 2 पर्सन थे, एक हाँ बोल रहे एक ना बोल रहा है, तो फिर तो डिसीजन लिए नहीं जाएगा। तो क्या कर दोगे, ये केस ना चेयरपर्सन के पास भेज देंगे, चेयरमैन के पास, चेयरमैन को रेफर कर देंगे। अब मान लो चेयरमैन ने अगर हाँ कर दी उसके लिए, उस केस में हाँ बोल दी कि ये केस तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ वाला जीत जाएगा क्योंकि 2 वोट हाँ के पास हो गए। अगर उसने ना बोल दी तो ना वाला केस जीत जाएगा, मेजोरिटी से केस लिया जाएगा हमेशा। अब 3 जने थे, 3 में से 2 हाँ बोल रहे हैं, तो फिर तो चेयरमैन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट ऑफ appellate टू टेक असिस्टेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। A person preferring an appeal to appellate tribunal under this act may appear in person to take assistant of authorized representative of his choice to present his case before appellate tribunal. Presenting officer, central government or director may authorize one or more authorized representative, any of its officer act as presenting officer. Every person authorized may present the case with respect to any appeal before the appellate tribunal. जो भी मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन, मेंबर, अदर ऑफिसर, एम्प्लॉय, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे जो इंडियन पैनल कोड के अंदर होते हैं, मीनिंग के अंदर आते हैं सर्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 41, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट करे इसके अंदर। नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट्स प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी appellate tribunal is empowered by under this act to determine. No injunction shall be granted by any civil court in respect of any action taken in pursuance of any power conferred by. इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। appellate ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर देना है, appellate ट्रिब्यूनल ने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, और बीच में सिविल कोर्ट आ गया, कहता है पहले मेरा काम चलेगा। सिविल कोर्ट के अंदर कुछ मर्जी लिखा हो, सिविल कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल भी रही हो ना तुम्हारे ऊपर, appellate ट्रिब्यूनल आ गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर ने अपना कोई काम करना है, कोई काम नहीं रुकेगा, इनका काम चलेगा, तो सिविल कोर्ट तो कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग जिसके ऊपर डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और appellate ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप appellate ट्रिब्यूनल से भी बात नहीं बनती है आप, तो 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट को अपील डाल दो। और हाई कोर्ट के पास अगर अपील जब भी जाती है जब आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ में दिक्कत है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में दिक्कत है, अदरवाइज हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता आपकी।
वो कहेगा यार नीचे मैंने बंदे लगा रखे हैं, अपने ट्रिब्यूनल है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, उनसे काम चलाओ। लॉ में दिक्कत है फिर मेरे पास अब 60 दिन है आपके पास हाई कोर्ट के। प्रोवाइडेड एट द हाई कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट द appellant was the prevented by the sufficient cause filing appeal allow it to file with further period of not exceeding 60 days। तो पहले तो 60 दिन आपको मिले थे, कोई सफिशिएंट कॉज देगा तो अगले 60 दिन आपको और अलाउड कर दिए जाएंगे। हाई कोर्ट का मीनिंग दिया हुआ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।